गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम लोग विश्व के भूगोल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इसमें देख लीजिए क्या क्या सेक्शन है, क्या क्या टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लगभग सारे टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। इसमें सबसे पहले है ग्रहों की उत्पत्ति। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाएं दी गई हैं, जिसमें एक तर्कपूर्ण परिकल्पना है जिसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते दफन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दूसरी है वैज्ञानिक संकल्पनाएं, जिसमें अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना दी गई है। देख लेते हैं अद्वैतवादी संकल्पना। इसको कांट की वाकव्य राशि की कल्पना भी कहते हैं और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना भी इसी के अंदर आती है। अगला है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना इसमें आती है। साथ ही जेम्स जीन एवं सर हेरोल्ड जेफरी की ज्वारीय संकल्पना द्वैतवादी संकल्पना में आती है। एच.एन. राशेल का द्वैतारक संकल्पना सिद्धांत भी इसी में सम्मिलित है। अगला है संकल्पना का आधार। ये तारों की संख्या के आधार पे, तीसरी संकल्पना का आधार तारों की संकल्पना के आधार पे है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। जिस गैलेक्सी में हमारी सौरमंडल स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्धमेखला है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वो सप्तऋषि तारामंडल है। गैलेक्सियों के अनंत समूह को सम्मिलित किया जाता है ब्रह्मांड के अंतर्गत। आगे देखते हैं, वह उच्च गुरुत्वाकर्षण अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता किसमें होती है? तो ब्लैक होल में होती है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य और आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। इसको जॉर्ज लेवेंत्रे ने प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की थी। आगे देखते हैं, हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आगे सौरमंडल से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए सौरमंडल सन। अब देखते हैं इसमें हम कई तरीकों से अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। साथ ही पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी से पहले शुक्र है और पृथ्वी के बाद मंगल है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है, यहीं पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि इसको एस्ट्रॉयड क्षुद्र पेटी भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी, ध्यान रखिएगा हिंदी में। और ग्रहों के क्रम को आप देख लीजिएगा किस क्रम में है, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। साथ ही देखेंगे हम यहाँ पे कूपर बेल्ट। कूपर बेल्ट क्या है? तो कूपर बेल्ट सौरमंडल के बाहरी किनारों पर स्थित वह क्षेत्र जहां पे छोटे छोटे गैसीय कण, बर्फ के कण, साथ ही ग्रहिकाएं व क्षुद्र ग्रह विद्यमान होते हैं, कूपर बेल्ट कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। जस्ट मिनट, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी का पांचवा क्रम है, ध्यान रखिएगा आकार के हिसाब से पांचवा स्थान है पृथ्वी का। फिर शुक्र है, फिर मंगल है और सबसे छोटा बुध है। आगे देखते हैं सौरमंडल के ग्रह। सौरमंडल के ग्रह इसको दो खंडों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे थोड़ा सा ऊपर एक बार और देख लीजिए। यहां पे ये जो बेल्ट है इसके अंदर के ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर के ग्रहों को आंतरिक ग्रह और इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। और
इनको आंतरिक या भीतरी दोनों कहा जाता है। एग्जाम में पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं पार्थिव ग्रह। तो यही वो जो आंतरिक ग्रह हैं उन्हीं को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। गैसीय ग्रह में कौन है? तो ये बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे देख लेते हैं ग्रहों की दूरी के हिसाब से। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बताना है। तो सबसे नजदीक ग्रह बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे है सूर्य से, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। कितनी दूरी है ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं सूर्य। तो सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा है, कहीं कहीं 110 भी मिलता है। सतह का तापमान कितना है? तो 5500 अंश सेंटीग्रेड है। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे आधारित है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता। कोरोना क्या है? तो कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी भाग है। तो सूर्य का बाहरी भाग अवस्थिति, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य अवस्थित है। आगे देख लेते हैं बुध के बारे में कुछ जानकारी। जस्ट मिनट। चलिए, बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 88 पृथ्वी दिवस लगता है। बुध ग्रह सूर्य के मध्य दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर है। बुध और सूर्य के बीच की दूरी। बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का यह ग्रहण करता है। आगे देखते हैं, इसका एल्बिडो जो है वो 0.1 है और बुध का व्यास 4879 किलोमीटर है। सौरमंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है और दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है, इसमें 610 अंश सेंटीग्रेड है। प्राकृतिक उपग्रह इसमें है, इसके खुद के कोई उपग्रह नहीं है। माध्य तापमान इसका 167 अंश सेंटीग्रेड होता है। मैरिनर 10 बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह है। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक विषुव से दूसरे विषुव, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है ट्रॉपिकल वर्ष। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह पृथ्वी है। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल प्रक्षेपण मंगलयान का किया गया था। वह वार्षिक आयोजन जिसे प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन प्रदर्शन के हेतु आयोजित किया जाता है, वह पृथ्वी दिवस कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। आगे देखते हैं, अब शुक्र ग्रह से संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो सूर्य से इसकी दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है, इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है और वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यही है। इसको अन्य नाम से क्या है? इसका भोर का तारा एवं सांझ का तारा इसका अन्य नाम है। विशेषता इसकी देखते हैं, तो सौरमंडल के सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी से संबंधित कुछ तथ्य। तो इसमें है ग्रीष्म आयनत 21 या 22 जोन, सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत चमकना, अक्षीय झुकाव इसका 23.5 डिग्री है। अन्य नाम इसको ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। शीत आयन 22 या 23 दिसंबर को,
जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अवस्थिति शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरा ग्रह है। आगे देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में कुछ तथ्य। सूर्य से दूरी के अनुसार ये चौथा ग्रह है। माध्य तापमान इसका -65 सेंटीग्रेड है। लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है इसे, और इसे सतह का रंग लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है और एक का नाम डिमोस है। ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया यहाँ पे स्थित है। और मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान मार्स ऑर्बिटर को मॉम के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं यहां पे इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस में सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। तो डिमोस किसका उपग्रह है? मंगल का है। आगे देख लेते हैं बृहस्पति के बारे में। सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह है ये। अब तक खोजे गए कुल 79 उपग्रह हैं इसके, और अन्य नाम लघु सौर तंत्र भी इसे कहते हैं। 11.86 पृथ्वी वर्ष सूर्य की एक परिक्रमा करने में ये लगाता है। विशेषता क्या है इसकी? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडल में इसकी कौन कौन सी गैसें हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें इसके वायुमंडल में विद्यमान है। वलयों की संख्या वर्ष 1979 में वाइजर 1 स्पेस प्रोब द्वारा की गई। इस पे वलयों की खोज की गई थी। कुछ विशेषता भी हैं बृहस्पति की। तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों को ये प्रदर्शित करता है। ये फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, तारा और ग्रह दोनों के गुणों का ये प्रदर्शन करता है। शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आकार में यह है। कुल उपग्रह इसके 82 हैं। इसी के साथ अपने सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है, और इसको अन्य नाम गैसों का गोला भी कहते हैं, और गैलेक्सी समान ग्रह भी इसे कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 29.4 पृथ्वी वर्ष में यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। विशेषता क्या है? इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों की संख्या उपस्थित है। ध्यान रखिएगा, इसके चारों ओर वलयों की उपस्थिति है। वायुमंडलीय गैसें इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन और अमोनिया है। आगे देखते हैं चंद्रमा। पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। हाँ चलिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ये। चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, जिससे वह प्रकाशमान नहीं दिखता, उसी को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? जीवाश्म ग्रह। ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा जीवाश्म ग्रह कौन है, तो पृथ्वी नहीं चंद्रमा लगाइएगा। वायुमंडल का अभाव है इसमें, और सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। सुपर मून की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। परिक्रमण पथ इसका दीर्घवृत्ताकार है, और पूर्ण चंद्रग्रहण पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया पड़ने को कहते हैं। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा यहां पे सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं सुपर मून की स्थिति, ये हो चुका। आगे देखते हैं सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा दीर्घ ज्वार होता है, और सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में, जिसे हम सिजगी कहते हैं, उस स्थिति में दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है। आगे देखते हैं जब ऐसी अवस्था होती है सूर्य के संबंध में, आप इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। सूर्य के फिगर में संबंध में जब ये सिचुएशन होगी जहां चंद्रमा बीच पे आ रहा है, ये अमावस्या को होगी, यहां पे सूर्य ग्रहण होगा। ऐसी अवस्था जहां पे पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ रही है, जहां चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ रही है, ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा, जिससे वो प्रकाशित नहीं होगा।
सूर्य की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना होता है, ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट यहीं से और क्लियर कर लीजिए, ये देखिए तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे, इसको सिजगी कहेंगे। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है, इसी को सिजगी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा सप्तमी या अष्टमी को इस पोजीशन में होता है, देखिए। आगे देखते हैं, इस समय लघु ज्वार बनते हैं। लघु ज्वार बनते हैं जो सामान्य ज्वार से लगभग 20% छोटे होते हैं और समकोण परिस्थित होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं। चंद्रमा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में उल्लेख है इसका, और ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा मनसो जातश्रो सूर्य अजात सूक्त ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण है इसके आंतरिक भाग के ताप में कमी। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1919 में की गई थी। नासा द्वारा लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिटर नामक उपग्रह का प्रक्षेपण 2009 में किया गया था। आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूनर 9 था। लूनर 9 मिशन का संबंध तत्कालिक सोवियत संघ, वर्तमान के रूस से है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन अपोलो 8 था। आगे देख लेते हैं। भारत का चंद्रयान मिशन, चलिए। अपोलो 11 पहला समानव अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान चंद्रमा पर उतरा था। नासा द्वारा इस अभियान का प्रतिनिधित्व किया गया था और फ्लोरिडा के मैरिट स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को यह प्रक्षेपित किया गया था। आगे देख लेते हैं। भारत का चंद्रयान मिशन, भारत 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C11 द्वारा चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया और 22 जुलाई 2019 को इसी केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV Mach 3 M1 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जानकारी दे सका और चंद्रयान 2 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अनुसंधान को संचालित करना है। चंद्रयान 2 मिशन में शामिल है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था, जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। आगे देख लेते हैं। धूमकेतु उच्छल तारा, संरचना इसकी कैसी होती है? तो संरचना आकाशीय धूलकण, बर्फ और हिमानी के ये गैसीय पिंड होते हैं। विशेषता क्या है? धूमकेतु के सामान्यतः 2 पुच्छ धूलकणों से युक्त और आयोनाइज्ड होते हैं। हेल-बोप एक पुच्छल तारा था जो कि 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा से बाहर चमका। शुमेकर-लेवी 9 धूमकेतु ये 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया था। इसको याद रखिएगा जरूर, शुमेकर-लेवी 9, ये पूछा जाता है अक्सर। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य एक बेल्ट है जहां पे ये स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देते हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा एवं शून्य अक्ष देशांतर रेखा ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। एक दूसरे से आपस में मिलती है अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में। विषुवत रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की औसतन दूरी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी को 2 समान परिधियों में
वाले गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा बृहद वृत्त रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर रेखा वृत्तों में संबंधित रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब देखते हैं भूपृष्ठ पर भू अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। अक्षांश क्या है? अक्षांश भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र के समीप या पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, और जब उसी रेखा को मिला दी जाती है तो वो अक्षांश रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा वो भूमध्य रेखा देखे हैं। शून्य अंश अक्षांश पृथ्वी को दो गोलार्धों उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो यहां पे देख लीजिए विषुवत रेखा 0 डिग्री, उससे ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त, और सबसे ऊपर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव। नीचे सेम 23.5 पे मकर रेखा, 66.5 पे अंटार्कटिका वृत्त और 90 पे दक्षिणी ध्रुव। आगे देखते हैं देशांतर। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसका मापन डिग्री में हो वो देशांतर कहलाता है, और जब उसी को उत्तर तथा दक्षिण में मिलाया जाता है तो उसे देशांतर रेखा कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं और बृहद वृत्त कहलाती हैं। आगे देख लेते हैं देशांतर रेखा से संबंध में ही कुछ। एक मिनट। देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। कितनी? 111.3 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर 0 होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा ऐसी देशांतर रेखा जिसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है वो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के ग्रीनविच में स्थित है। आगे देखते हैं पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं, जो कि 360 अंश के रूप में है। 0 अंश देशांतर प्रथम मध्याह्न रेखा है या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं इसे। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा द्वारा ही निर्धारित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर बेरिंग जलडमरू मध्य के समांतर स्थित है। आगे देख लेते हैं विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से संबंधित विशिष्ट तत्व। तो विषुवत वृत्त दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। विशेषता क्या है? ग्लोब का 2 बराबर भागों में विभाजन ये करती है। अन्य नाम इसको बृहत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। कुल लंबाई 40,090 है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है यहाँ पे, और कुल स्थित देशों की संख्या विषुवत रेखा पे 13 है। कितने? 13 देश विषुवत रेखा पर स्थित है, या यूं कहिए कि 13 देशों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है। कर्क रेखा से संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। तो कर्क रेखा से संबंधित देश व क्षेत्र, तो ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में ये सबसे पहले हवाई द्वीप, फिर बहामास, फिर मैक्सिको से गुजरती है। अफ्रीका में वेस्ट, देखिए क्रम से दिया हुआ है, क्रम से ही याद करिएगा। उत्तरी इसमें क्रम देख लीजिएगा। अमेरिका में 3 है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका में सबसे पश्चिमी में, पश्चिम से पूर्व हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व इस तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो उत्तरी अमेरिका हो गया। अब अफ्रीका देख रहे हैं तो वेस्टर्न सहारा, फिर मारिटानिया, अल्जीरिया, लाटविया, इजिप्ट, माली, नाइजर, जस्ट में, और चाड। ध्यान रखिएगा फिर से, कर्क रेखा अफ्रीका में किन किन देशों से गुजर रही है? वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर और चाड। 8 देश हैं टोटल।
एशिया महाद्वीप में भारत, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान है। फिर से देख लीजिए, भारत, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान है। आगे देखते हैं, मकर रेखा से संबंधित देश देख लेते हैं। इनको जरूर ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 बार रिपीट करिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मकर रेखा संबंधित तथ्य देखते हैं। दक्षिण अमेरिका, ये भी 3 महाद्वीप से जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशनिया। दक्षिण अमेरिका में 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका में 5 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ओशनिया में टोंगा है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया फ्रांस के अंतर्गत आता है या फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में है। अब देख लेते हैं कुछ दिन रात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, तीनों रेखाएं कहां से गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा ये विषुवत रेखा और मकर रेखा है। मकर संक्रांति 21 से 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है 20 से 21 जून को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। 20 या 21 मार्च को वसंत विषु के समय तथा 22 या 23 सितंबर को शरद विषु के समय दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह सुझाव आर्टो स्मिथ ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑटो चलाते हैं तो धूल उड़ते हैं, गैस उड़ते हैं, तो आर्टो स्मिथ ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। याद करने का तरीका है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ धारणाएं हैं, कुछ विचार हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टकराव सिद्धांत, इसको प्रतिपादित किया बफन ने। दूसरा है ज्वारीय सिद्धांत, जिसको जेम्स जीन तथा हैरोल्ड जेफरी ने किया। विखंडन परिकल्पना, इसको रॉक्सन ने प्रतिपादित किया। बिग बैंग सिद्धांत, इसे जॉर्ज लेवेंत्रे ने प्रतिपादित किया। वायव्य राशि सिद्धांत, इसे इमैनुअल कांट ने प्रतिपादित किया। आगे देखते हैं, निहारिका परिकल्पना लाप्लास द्वारा दी गई। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टन द्वारा। उल्का परिकल्पना ये लॉकियर द्वारा दी गई। आगे देखते हैं भूगर्भिक इतिहास। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण उसकी विशेषता के अनुसार किया गया है। कैम्ब्रियन कल्प, इसकी विशेषता क्या है? तो इस सागरों में बिना रीढ़ वाले जीव इस समय उद्भूत हुए। और आर्डियोविशियन कल्प, इसमें पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ, साथ ही सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया का सक्रिय होना इसकी प्रमुख विशेषता है। सुलिरियन कल्प में बिना पत्ते वाले वनस्पतियों का स्थल पर विकास हुआ। प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार सुलिरियन कल्प में हुआ था। डिवोनियन कल्प, इसकी विशेषता क्या है? तो ये पर्वत निर्माण क्रिया तथा ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय अवस्था में इस समय रहे। साथ ही विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति भी इस समय हुई और इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मत्स्य युग के नाम से डोविनियन कल्प को जानते हैं। आगे देखते हैं कार्बोनिफेरस कल्प। इसमें क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कार्बोनिफेरस कल्प। इस समय पैंजिया, जिसमें समस्त स्थल
समस्त भूभाग, समस्त स्थल एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे, जहां पैंथालासा पंजिया के चारों ओर स्थित एक जलीय भाग था। लॉरेसिया पेंजिया का उत्तरी भाग था, जिसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और यूरोप आते हैं। जब ये पेंजिया टूट के अलग हुआ, उत्तरी भाग में जो गया वो जो उत्तरी भाग में गया उसे लॉरेसिया कहा गया। और लॉरेसिया में 3 है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये लॉरेसिया के भाग हैं, पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। लॉरेसिया के भाग हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना ये दक्षिणी हिस्सा है पंजिया का, और इसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और प्रायद्वीपीय भारत और साथ ही ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिक का क्षेत्र आता है। आगे देखते हैं पर्मियन कल्प। पर्मियन के कल्प की क्या विशेषता है? तो इसमें यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ पर्मियन युग में। स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों में तीव्र वृद्धि हुई। तो स्थलीय जीवों की संख्या पर्मियन युग में या पर्मियन कल्प में विकसित हुई। आगे देखते हैं ट्रियासिक कल्प। ट्रियासिक कल्प में क्या हुआ? सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ। रेंगने वाले जीवों से अब स्तनधारी जीव प्रारंभ हुए। रेंगने वाले जीवों से लिए हैं जन्म, ये ध्यान रखिएगा। ट्रियासीन कल्प में रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म प्रारंभ हुआ। मक्खियों का विकास इसी समय हुआ। अब क्रेटेशियस कल्प देख लेते हैं। यहां की प्रमुख विशेषता क्षारीय मृदा का जमा हुआ। आगे देखते हैं, इसमें उदाहरण है क्रेटेशियस कल्प में किस किस चीज का निर्माण हुआ है। तो यहां पे निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक सक्रिय हो गई थी, और इसी समय क्रेटेशियस कल्प में ही रॉकी, एंडीज, पनामा कटक आदि पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं जुरैसिक कल्प। तो जुरैसिक कल्प में क्या हुआ? स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार का स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ। कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी विकास हुआ। डायनासोर का उद्भव इसी युग में हुआ था। भारत में अवशेष इसके कहां से मिलते हैं? तो खेड़ा जिला गुजरात और जबलपुर मध्य प्रदेश में मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर और कैस्पियन सागर तथा शिवालिक श्रेणी आदि का निर्माण प्लियोसिन युग में हुआ। ध्यान रखिएगा, प्लायोसिन युग में उत्तरी सागर का, काला सागर का, अरब सागर का, कैस्पियन सागर का और शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है प्लियोसिन युग में। हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास इयोसिन युग में हुआ। आल्पस पर्वत श्रेणियों का निर्माण मायोसिन युग में हुआ है। आल्पस पर्वत मायोसिन युग। हिमकाल का समय माना जाता है 1300 से 1870 ईस्वी। इसको विशेष ध्यान दीजिए, हिमकाल 1300 से 1870 ईस्वी को माना जाता है। डायनासोर का काल था 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त। राजस्थान मरुस्थल तथा थार मरुस्थल विस्तार है, ये प्लेस्टोसिन तथा अभिनव जमाव का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माण बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकाली बल का। अब देखते हैं चट्टाने। तो रॉक्स में देखेंगे कि चट्टानों की परपटी, पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है और शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने से होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी या तलछटी चट्टान, रूपांतरित या कायातरित चट्टान, ये 3 भागों में वर्जित की गई हैं। अब तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान को देखते हैं। आग्नेय चट्टान, इसकी विशेषता क्या है? तो ये रवेदार है, परतों का अभाव है और पूरा जीवाश्मों का अभाव है। संबंध प्रायः यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुई हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा बाह्य भाग में लावा के रूप में ये जमायित होती हैं। प्रकार ये क्रिस्टली
और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में होती हैं। ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में होती है। अन्य नाम इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? तो आग्नेय सेल के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और टफ आदि। आगे देखते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसमें क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? अपक्षय व अपर्दन के कारण मौलिक चट्टानों में विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप संवहन एवं निक्षेप से इसका निर्माण होता है। निर्माण प्रक्रिया शिलीभवन है। वर्गीकरण यांत्रिक रूप में, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लोयस, सिल्ट आदि। कार्बनिक युग में निर्मित हुए हैं ये, उदाहरण कोयला और खड़िया आदि हैं। रासायनिक रूप में निर्मित, अब देखिए रासायनिक रूप से निर्मित है, उसमें श्रृंग पत्थर और हेलाइट आदि आते हैं। तो तीन रूप से वर्गीकरण किया गया अवसादी सेलों के निर्माण का। एक को कहा गया यांत्रिक रूप से निर्मित, दूसरे को कार्बनिक रूप से निर्मित और तीसरे को रासायनिक रूप से निर्मित कहा गया। तो फिर से देख लीजिए, यांत्रिक रूप में बलुआ पत्थर, देखिए जैसे फिजिकली चेंजेस दिख रहे हैं आपको, चूना पत्थर, सेल, लोएस और सेल्ट, ये है यांत्रिक। कार्बनिक कोयला और खड़िया, रासायनिक श्रृंग पत्थर और हेलाइट। आगे देख लेते हैं रूपांतरित चट्टान। इसमें ताप और दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसको कायांतरित सेल भी कहते हैं। ये पुनर्रूपांतरित भी होता है, ध्यान रखिएगा, इसका पुनर्रूपांतरण भी होता है। और जब इसका पुनर्रूपांतरित, मतलब जो कोई रूपांतरित सेल है वो फिर से रूपांतरित हो जाए तो उसे पुनर्रूपांतरण कहते हैं। आगे देखते हैं आग्नेय चट्टान के रूपांतर से बनी चट्टानें। ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से सीस, बेसाल्ट से सिस्ट, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट से नीस बनेगा, बेसाल्ट से सिस्ट और एम्फीबोलाइट दोनों बनेगा। आगे देखेंगे अवसादी चट्टानों से रूपांतरित सेलें। यहां सेल स्लेट में बदल जाएगा, चूना पत्थर संगमरमर में, चाक एवं डोलामाइट ये संगमरमर बन जाते हैं। साथ ही बालू का पत्थर क्वार्टजाइट बन जाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट ये भी क्वार्टजाइट बन जाता है। आगे देखते हैं रूपांतरित चट्टानों के पुनर्रूपांतरण से बनी चट्टान। स्लेट ये फाइलाइट में रूपांतरित हो जाती है, फाइलाइट सिस्ट में, गैब्रो सर्पेंटाइन में। आगे देखते हैं महाद्वीप। उत्तरी दिशा में आर्कटिक महासागर, एशिया महाद्वीप के देखते हैं, एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर स्थित है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर स्थित है। अब देखते हैं महाद्वीपों का क्षेत्रफल। तो एशिया का क्षेत्रफल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है। सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरे स्थान पे छोटे में यूरोप है। ये ध्यान रख लीजिएगा, बस इतना याद करने की जरूरत नहीं। आर्कटिक सागर देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप, उत्तर में आर्कटिक सागर, पूर्व में यूराल पर्वत, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आर्कटिक महासागर स्थित है यूरोप महाद्वीप के। आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। वैश्विक स्थिति विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। विशेषता विषुवत वृत्त, मकर वृत्त, कर्क वृत्त तीनों गुजरती है यहां से। कुल 54 देश हैं, सर्वाधिक देश यहीं पे हैं, 54 देश। जिब्राल्टर जनसंधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से ये पृथक होता है। ध्यान रख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा ये यूरेशिया से अलग होता है। पूर्व में इसके हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसका नामकरण अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर किया गया था और कुल इसमें 23 देश हैं।
पूरब में अटलांटिक महासागर स्थित है, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका। तो इसकी अवस्थिति देखते हैं सबसे पहले, तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। कुल देशों की संख्या इसमें 12 है और सबसे बड़ा देश ब्राजील है। आगे देखते हैं महाद्वीपों की माध्य ऊंचाई। तो अंटार्कटिक महाद्वीप, इसकी माध्य ऊंचाई 1846 मीटर है। फिर से सुन लीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 1846 मीटर है और उत्तरी तथा मध्य अमेरिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 720 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 585 मीटर है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 554 है। यूरोप की माध्य ऊंचाई 302 है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 330 है। एशिया महाद्वीप की माध्य ऊंचाई कितनी है? 923। ध्यान रखिए, एशिया की 923 है माध्य ऊंचाई। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको को, वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो लैटिन अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज सम्मिलित हैं और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में जिसकी खोज की उसे हम जीलैंडिया के नाम से जानते हैं। विश्व की पर्वत श्रेणियां को अब देखते हैं। चलिए जस्ट मिनट, हाँ चलिए। पर्वत धरातल के ऊपर उठे भाग को पर्वत धरातल के ऊपर उठे भाग के रूप में पहचाने जाते हैं ये पर्वत, और जिनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। तो ध्यान रखिए, पर्वत क्या है? तो पर्वत धरातल के ऊपर उठे भाग के रूप में पहचाने जाते हैं, साथ ही इनका ढाल तीव्र होता है और शिखर संकुचित होता है। शिखर संकुचित होता है। पर्वत क्षेत्र देखते हैं तो साधारणतया समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, साथ ही उस क्षेत्र की सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक होनी चाहिए। विस्तार इसका विश्व का लगभग 25% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या के केवल 12% निवास यहीं पे हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या के केवल 12% लोग यहाँ निवास करते हैं। भारत में गिरिडीह झारखंड के निकट स्थित पारसनाथ को पहाड़ी कहते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 1366 मीटर है। आगे देखेंगे, जस्ट मिनट। तो आगे है विश्व की पर्वत श्रेणियां। तो मोड़दार या वलित पर्वत, इसका निर्माण संपीड़न या वलन शक्ति के द्वारा होता है। इसकी विशेषता है कि यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचे और विस्तृत पर्वत हैं। इसमें मोड़दार या वलित पर्वत के उदाहरण एडीज और रॉकी पर्वत हैं। और एडीज पर्वत की विशेषता क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एडीज की है और सर्वोच्च बिंदु इसका कौन सा है? एडीज पर्वत का अंकाकागुआ है। रॉकी पर्वत की अवस्थिति कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। ध्यान रखिएगा, एडीज पर्वत का अंकाकागुआ सर्वोच्च बिंदु है और रॉकी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है। आगे देखते हैं, विश्व के नवीन वलित पर्वत, इसमें हिमालय का नाम सबसे पहले आता है। स्थिति दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। ये सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं, ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत की ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में पश्चिमी भाग पर स्थित है और सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो माउंट कुक है। कौन सर्वोच्च चोटी? माउंट कुक या आओ राकी भी कहते हैं इसको। चलिए आल्पस पर्वतमालाएं देखते हैं। देखिए, जब दक्षिणी आल्पस होगा तो वो न्यूजीलैंड है और जब आल्पस होगा तो ये फ्रांस, मतलब इसका विस्तार यूरोप में है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है और सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। माउंट ब्लैक।
ध्यान रखिएगा, आल्प्स पर्वत माउंट ब्लैक और दक्षिणी आल्प्स पर्वत की माउंट कुक। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। रॉकी एवं एटलस पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार को। ध्यान रखिए, पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया पठार को कहते हैं। व्हाइट पर्वत स्थित है कैलिफोर्निया। ध्यान रखिएगा, व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत दोनों कैलिफोर्निया में ही स्थित हैं। आगे देखते हैं अप्लेसियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण हुआ है कैलिडोनियन युग में। ब्लैक पर्वत अवस्थित है नॉर्थ कैलिफोर्निया प्रांत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखते हैं गुंबदाकार पर्वत के बारे में। गुंबदाकार पर्वत के बारे में, निर्माण इसका ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलीय उभार के कारण होता है। गुंबदाकार पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलीय उभार के कारण होता है। इसके उदाहरण देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनाती उभार, फिर से सुनिए, सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स। सिनसिनाती उभार, ब्लैक हिल्स और बिग हॉर्न्स इसके उदाहरण हैं गुंबदाकार पर्वत के। जापान का फ्यूजियामा और इक्वेडोर का कोटोपैक्सी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित या जटिल पर्वत, तो इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की सियरा नेवादा और एनाकोंडा पर्वत श्रेणियां हैं। ध्यान रखिए, सियरा नेवादा और एनाकोंडा ये मिश्रित या जटिल पर्वत के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और अवशिष्ट पर्वत देखते हैं तो अवशिष्ट पर्वत में वे पर्वत हैं जो अपरदनकारी शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत के घर्षित हो जाने के परिणाम स्वरूप बची हुई संरचना है, उसी को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण है भारत का अरावली पर्वत और संयुक्त राज्य अमेरिका का अप्लेसियन पर्वत और यूरोप का पेनाइन पर्वत। आगे देखेंगे स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है पेरेनीज पर्वत। ध्यान रखिएगा, स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरेनीज पर्वत और एपिनाइन पर्वत कहाँ है, तो ये इटली में है। माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में है। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत माउंट एल्ब्रुस है। किसका? रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत माउंट एल्ब्रुस है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में स्थित है। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत डॉकिंसबर्ग पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत डॉकिंसबर्ग पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये है कोसिस्को पर्वत शिखर। आगे देखते हैं अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण इसका तनाव या खिंचाव शक्तियों के द्वारा होता है। विशेषता इसकी है कि इसमें भ्रंश और दरार बने होते हैं। उदाहरण कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और फ्रांस का वाजेस पर्वत। ध्यान रखिएगा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है और यूएसए में ब्लैक है। आगे देखते हैं पठार। पठार क्या है, तो पठार भूपटल की द्वितीय श्रेणी की उच्चावच के प्रमुख उदाहरण हैं। पठारों का स्थान ऊंचाई की दृष्टि से पर्वत के बाद और क्षेत्रफल विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आता है। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग को पठारों का विस्तार है। निर्माण प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण किया गया है, देखते हैं उनको। चलिए, हिमानी पठार सबसे पहले देखेंगे। तो हिमानी पठार, इसका निर्माण विस्तृत हिमालय, एक सेकेंड, चलिए, तो हिमानी पठार का निर्माण विस्तृत हिमानियों द्वारा पर्वतीय भागों के अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार बना देने से होता है। जर्मनी में प्रायसिया का पठार और भारत में कश्मीर प्रांत में मार्ग की रचना इसके उदाहरण हैं। किसके? हिमानी पठार के। आगे देखते हैं जलकृत पठार। इसका निर्माण पृथ्वी की लंबवत संचलन के कारण उत्संवल तथा नदी द्वारा निक्षेप दोनों क्रियाओं से होता है। इसके उदाहरण देखेंगे तो भारत में विंध्यन पठार, शिलोंग पठार, म्यांमार में सान पठार प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में विंध्यन पठार जलीय कृत पठार की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं
पवनकृत पठार, तो पवनकृत पठार इसका पाकिस्तान का पोटावर पठार और चीन का लोयस का पठार इसके अंतर्गत आता है। देखिएगा, ये भी ध्यान रखते चलिएगा, जब ये जैसे पोटावर पठार आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पवनकृत का उदाहरण तो है ही, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये पाकिस्तान में स्थित है। चीन लोयस का पठार आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा चीन का। आगे देखते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। इसकी विशेषताएं क्या है? भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार, चारों तरफ से ये पर्वतों से घिरे होते हैं, और इसका उदाहरण है तिब्बत का पठार, चिंगताई, किंघाई तिब्बत, और बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार और मैक्सिको का पठार। ये सब अंतरा पर्वतीय का उदाहरण है। आगे देखते हैं गिरिपद का पठार। तो गिरिपद पठार, इसकी विशेषता है पर्वतों के आधार पर ये स्थित होते हैं। गिरिपद पठार, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमाउंट का पठार, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार गिरिपद पठार के उदाहरण हैं। फिर से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमाउंट का पठार और दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार, ये गिरिपद पठार के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं गुंबदाकार पठार। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार इसके अंतर्गत आता है, गुंबदाकार पठार के अंतर्गत। आगे देखते हैं महाद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अरब का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार भी इसमें सम्मिलित है। तटीय पठार को देखते हैं, इसमें भारत का कोरोमंडल तट सम्मिलित किया जाता है। आगे देखेंगे ज्वालामुखीय पठार। तो ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है कोलंबिया का पठार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और प्रायद्वीपीय पठार भारत का, ये ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया के पठार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र पेंटागोनिया पठार में है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4.5 किलोमीटर या उससे अधिक है। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं, और तिब्बत, माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय को भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः पामीर के पठार को ही कहते हैं। टेलीग्राफी पठार हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये यूपीपीसी से पूछा गया था। टेलीग्राफिक पठार ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अब देखते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में देखेंगे, ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से गैस, राख, तरल पदार्थ अथवा लावा आदि निकलकर पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, इसको ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। तो जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है, सर्वाधिक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। प्रसुप्त ज्वालामुखी देखते हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो दीर्घ काल में उद्भेदन, विस्फोट नहीं हुआ है जिसमें, लेकिन उद्भेदन की संभावना बनी है, जैसे माउंट सेंट हेलेंस। तो जो अमेरिका में स्थित है माउंट सेंट हेलेंस, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और अन्य नाम देखें तो द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से भी ये जाना जाता है। आगे देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी प्रायः वैसे ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हो रहा है। इसमें कौन कौन से हैं? किलायु है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायु है। ऐसे याद रखिए, किल आयु, ये आयु को किल कर रहा है, सबसे सक्रिय है तभी कर पा रहा है। दूसरा है ओजस डेल सलाडो, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस्वी है ना ये, तो जो बहुत ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो ओजस्वी हो जाते हैं। तो ओजस याद कर रखने का तरीका, ओजस डेल सलाडो, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। मोना लोआ, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी ये मोना लोआ है। आकार की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, आकार की दृष्टि से मोना लोआ है। मृत ज्वालामुखी, विस्फोट प्रायः इसमें बंद हो चुका होता है और भविष्य में भी विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती है। इसके उदाहरण देखेंगे तो कुलाल ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका में है, जिम्बेराजो जो कि इक्वेडोर में है, पोम्पा, तो ध्यान रखिएगा पोपा म्यांमार में है, और दामवंद ये ईरान में है। जितने भी बंद से आएंगे ना वो ईरान मारिएगा आप, बंद से ईरान ही में है, जितने भी आए, चाहे दामवंद हो या कोई भी हो। चलिए आगे देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय, एक सेकेंड, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल
पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तानुमा आकृति को क्रेटर कहते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित क्रेटर झील लुनार झील का, फिर से देख लीजिए, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है लोनार झील है, तो लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। और इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति। माउंट किनेवालू, तो किनेवालू मलेशिया में है। अलबुर्ज ईरान में है। कोलिमा मैक्सिमो में है। माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट ताल फिलीपींस में है। विसुवियस इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। और पोपो केटेपिटल मैक्सिको में है। माउंट शास्ता यूएसए में है। मायोन फिलीपींस में है। मायोन फिलीपींस। सबनकाया पेरू में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। पेरिकुटिन मैक्सिको में है। माउंट येरिबस अंटार्कटिका में है। दामवंद ईरान में है। विल्लारिका चिली में है। विल्लारिका चिली। क्राकाटाओ इंडोनेशिया। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र फ्लो चार्ट नोट्स की सीरीज में विश्व के भूगोल का डिस्कशन कर रहे थे, जिसका ये भाग 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, कमेंट करें, और पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। जितनी भी फ्लो चार्ट की सीरीज में जितनी भी आई हैं उनकी पीडीएफ फ्री में दी जा रही हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का मूल कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वो क्या कहलाता है? वो अधिकेंद्र कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। भूकंप 3 प्रकार के होती हैं, पी, एस, एल। तो इसमें पी तरंगे, जिसको हम प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे भी कहते हैं, इसमें सर्वाधिक गति होती है और इसका अन्य नाम अनुदैर्ध्य तरंग भी है। संचरण पृथ्वी के प्रत्येक भाग में ठोस, द्रव, गैस हर अवस्था से ये गुजर सकती है और यह ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगों के समान पी तरंग व्यवहार करती है। और प्रभाव देखते हैं तो इसका प्रभाव एस और एल मतलब द्वितीयक और धरातलीय तरंगों से कम होता है। तो चलिए आगे है द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे। इनको एस तरंगे भी कहते हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों मतलब पी तरंगों से कम होती है। इसका अन्य नाम आड़ी व अनुप्रस्थ लहरें हैं। संचरण इसका केवल ठोस में गमन होता है, किंतु तरल या द्रव माध्यम में गुजर नहीं सकती। मतलब द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से जा सकती हैं या गुजर सकती हैं, और ये द्रव माध्यम में नहीं गुजर सकती। इसकी विशेषता यह है कि यह प्रकाश तरंगों के समान बिहेव करती है। प्रभाव इसका प्राथमिक तरंगों से कम और एल तरंगों से या धरातलीय तरंगों से कम होता है। अन्य देखते हैं धरातलीय तरंग, इसको एल वेव भी बोलते हैं। तो गति इसकी प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों की अपेक्षा कम होती है। प्रकृति यह सर्वाधिक विनाशकारी है। इसका अन्य नाम लंबी तरंगे या एल तरंगे भी कहते हैं इसको। भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ये पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पृष्ठीय भाग पर ही गमन करती हैं। विशेषता इसकी है कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर यह अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर स्थित समकोण पर बनता है। हमेशा भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र से उठने वाली तरंगें सुनामी कहलाती हैं। प्रशांत महासागर में भूकंप अथवा ज्वालामुखी में प्रायः प्रभावित क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है मध्य महाद्वीपीय पटक के पेटी के अंतर्गत। आगे देखते हैं,
भूकंप की उत्पत्ति के आवश्यक दशाएं, सागरीय अथवा सागरीय तथा स्थलीय भाग का मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र और विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। आगे देखते हैं भूकंप की तीव्रता से संबंधित कुछ तथ्य। ये समुचित विमुक्त ऊर्जा से इसका आकलन करते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन सिस्मोमीटर के माध्यम से होता है। और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा इसका सूचक होता है और इसको हम मार्केली स्केल से मापते हैं। भूकंप का परिमाण इसके रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। घाटियां देखते हैं। घाटियां क्या है? धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियां एवं हिमानियों द्वारा निर्मित अवतलित चट्टानों को घाटी कहा जाता है। विश्व की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं और उनकी अवस्थिति। लॉयल घाटी ये फ्रांस में है। सेक्रेट घाटी ये पेरू में है। रेबिट घाटी यूएसए में है। ब्लैक वुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है। पो घाटी इटली में है। चुंबी घाटी भारत, भूटान, तिब्बत की सीमा पर स्थित है। चितवन घाटी नेपाल में है। आगे देखते हैं राजाओं की घाटी। अवस्थिति इसकी इजिप्ट में है। नील नदी के पश्चिमी किनारे पर यह स्थित है और इसको वादी एल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्लीजेंट घाटी ये यूएसए में है। सिलिकन वैली ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। एब्रो घाटी स्पेन में है। पंजसीर घाटी ये काबुल के उत्तर में अफगानिस्तान में है। टेलर घाटी ये अंटार्कटिका में है। अब देखते हैं शुष्क मरुस्थल या मरुस्थल। मरुस्थल क्या है? तो मरुस्थल पृथ्वी के स्तरीय भाग के शुष्क व अर्ध शुष्क भाग हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है वो मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं और एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय जो है मरुस्थल है वो हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित पाए जाते हैं और ये 15 से 30 अंश अक्षांश उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 15 से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवन पेटी के मध्य पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर और 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में और 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण में व्यापारिक पवन पेटी के मध्य पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ये उत्तर में 30 अंश से 60 अंश उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में भी 30 अंश से 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के एग्जाम्पल गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन में है और पेंटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना और चिली के मध्य विस्तृत है ये मुख्य रूप से है। अब देखते हैं सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ईतर ध्रुवीय मरुस्थल है। अवस्थिति इसकी उत्तरी अफ्रीका में है। क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं, विस्तार इसका देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। सहारा मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, माल्टानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा में पाए जाते हैं। यह विस्तृत है। आटागामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है और ये पेरू और चिली के मध्य विस्तृत है। प्रमुख खनिज भंडार यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और तांबा पाया जाता है। ध्यान रखिए आटागामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट और तांबा पाया जाता है। आगे देखते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल इसका अन्य नाम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है। इसका विस्तार पश्चिमी भारत दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में है। विशेषताएं क्या है इसकी कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल यही है। जनसंख्या घनत्व वाला भी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी यही है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगला है घास के मैदान। देख लेते हैं इसमें घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेके ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं और ये जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे घास की प्रकृति में भी अंतर पाया जाता है और इसी प्रकृति के हिसाब से इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्णकटिबंधीय देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या है। ये घास के मैदान जो
भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 से 25 अंश अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। और वैसे में घास के मैदान जो लगभग 30 अंश से 45 अंश अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, वो शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। तो चलिए अब घास के मैदान देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ है। चलिए, तो टुंड्रा वनस्पति ये आर्कटिक क्षेत्र में जितने भी हैं देख लीजिए, ऊपर शीत क्षेत्र में। उसके बाद पेरी उत्तरी अमेरिका, लानोस वेनेजुएला, सिल्वास ये अमेजन बेसिन, पंपास अर्जेंटीना, कैंपास ये ब्राजील में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, सवाना मध्य अफ्रीका में या पूर्वी अफ्रीका में, पुस्टाज पुस्टाज इसको यूरोप भी बोल सकते हैं आप, और हंगरी भी बोल सकते हैं। देश में की बात होगी तो हंगरी, अदरवाइज यूरोप। स्टेपी स्टेपी यूरोप और एशिया के मध्य पाया जाता है, तो इसको हम यूरेशिया भी कह सकते हैं। मंचूरियन घास का मैदान ये चाइना और मंगोलिया के क्षेत्र में विस्तृत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। चलिए आगे देखते हैं घास के मैदान और महाद्वीपीय क्षेत्र। लानोस दक्षिण अमेरिका, स्टेपी यूरेशिया, पेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंपास दक्षिण पूर्व ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे, सिल्वास अमेजन बेसिन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है डाउन्स। सवाना घास मैदान मुख्यतः फैले हैं पूर्वी अफ्रीका में। पेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए। पेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। ओरिनिक बेसिन वेनेजुएला और कोलंबिया, ब्राजील, वेलीज और होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान सवाना घास मैदान कहलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित या उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण वह मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 अंश अक्षांशों तक पाया जाता है, उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण वह मैदान जिसका विस्तार कहीं कहीं 50 अंश उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है, उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहते हैं। अब देख लेते हैं विश्व के देश व उनकी सीमाएं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सारे को सबको ध्यान रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसमें 4 देश आते हैं, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। आगे देखते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें नॉर्वे है, स्वीडन है और उत्तरी फिनलैंड का हिस्सा आता है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान की सीमा साझा करने वाले देश, ये इस समय तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये। तुर्कमेनिस्तान देख लीजिए, इसको उत्तर दक्षिण में दिया हुआ है। उत्तर में देखते हैं अफगानिस्तान के उत्तर में 3 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तौत इसको बोल सकते हैं, तौत। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो चीन और भारत स्थित है, पश्चिम में देखेंगे तो ईरान स्थित है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो पाकिस्तान एवं जो है स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित है, तो ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स, स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं और इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं। नोट देख लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं है, उत्तरी आयरलैंड इसमें नहीं शामिल है। कैस्पियन सागर देखते हैं, इसके साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो रूस, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कुछ। दक्षिण एशिया के देशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है और भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। सर्बिया और मैसेडोनिया पूर्णतः एक स्थलरुद्ध देश हैं। मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया ये ओशनिया के उप समूह हैं। सर्वाधिक उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाला देश ये चिली है। बिहार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान के में स्थित वह रेगिस्तान जो कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा
अमुदीरिया नदी के पश्चिम तक फैला है, उसको हम कराकुम रेगिस्तान कहते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। दस्त ए कबीर ये ईरान में स्थित है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान के मध्य ये किजिलकुम मरुस्थल स्थित है। इसको कजिलकुम भी बोलते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं किजिलकुम भी बोलते हैं। तकलामकान ये चीन में स्थित है। आगे देखते हैं ग्रीनलैंड संबद्ध तथ्य। चलिए, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ये एरिक द रेड थे। 1380 में डेनमार्क पर इसका अधिकार हो गया और विश्व का सबसे बड़ा ये आइलैंड है। ये अवस्थिति इसकी आइसलैंड के निकट उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। 85% भाग इसका बर्फ से आच्छादित है। आगे देखते हैं, राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का ये भाग है और भौगोलिक रूप से ये उत्तरी महाद्वीप का या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये भाग है। ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से यूरोप का और भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है। विश्व के द्वीप और उन पे स्वामित्व देखते हैं। एल्यूशियन द्वीप ये यूएसए के अंतर्गत आता है। बियर द्वीप नॉर्वे के अंतर्गत। फ्रेज जोसेफ द्वीप रूस के अंतर्गत। ओजस द्वीप पुर्तगाल के अंदर आता है। अगला देखते हैं, अधीन नोट में अधीन या निर्भर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके पास एक राष्ट्र के रूप में पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता या संप्रभुता नहीं होती तथा उन्हें शासक राष्ट्र की मुख्य भूमिका का हिस्सा नहीं माना जाता। आगे देखते हैं, मेडेरिया द्वीप समूह क्षेत्र पर पुर्तगालों का अधिकार है। कैरेबियन सागर के पूर्व में स्थित मार्टिनिक द्वीप का अधिकार फ्रांस पर है या फ्रांस का अधिकार है मार्टिनिक द्वीप पर। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटिश का अधिकार है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित बोबेट द्वीप पर नॉर्वे अधिकृत क्षेत्र है। ये मतलब बोबेट द्वीप पर नॉर्वे का अधिकार है। और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित कैनरी द्वीप समूह पर स्पेन का अधिकार है। हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। अब देख लेते हैं कुछ स्थलरुद्ध देश। वह महाद्वीप जिसमें स्थित कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है तो उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थलरुद्ध देश लाओस है। और एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित स्थलबद्ध देश तो ये बोलीविया और पराग्वे है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश जो है वो बोलीविया और पराग्वे है। नोट, स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या 45 है। ध्यान रखिएगा, विश्व में कुल 45 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं महासागरों से नहीं मिलती हैं। देशों के नाम और उनके पुराने नाम देखते हैं। जापान को पहले निप्पन कहते थे। ईरान को पार्शिया कहते थे। लिसोथो को वासुतोलैंड कहते थे। इथोपिया को एबिसिनिया कहते थे। बोत्सवाना को वेचुआन लैंड कहते थे। जाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया कहते थे। मेडागास्कर को मालागासी कहते थे। जावा को सुवर्ण द्वीप कहते थे। मलावी को न्यासालैंड, नीदरलैंड को हॉलैंड कहते थे। बेलीजी को कहते थे ब्रिटिश होंडुरास। कंबोडिया, इसको हम कंपूचिया कहते थे। जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया कहते थे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को जायरे कहा जाता था। और बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। मलेशिया को मलाया कहते थे। श्रीलंका को सिलोन कहते थे और म्यांमार को वर्मा कहते थे। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से पृथक करती है। ध्यान रखिएगा, यूएसए और मैक्सिको के मध्य है। रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य है और मुहाना इसका मैक्सिको की खाड़ी में है। अगला देखते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसका निर्माण सिमला संधि के तहत हुआ था, जो कि 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य संपन्न हुआ था। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। आगे देखते हैं, सर हेनरी मैकमोहन भारत के लिए विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। मान्यता, चीन और भारत अस्थायी नियंत्रण रेखा और भारत के लिए स्थायी नियंत्रण रेखा है। चीन ने मैकमोहन रेखा को अस्थायी नियंत्रण रेखा माना है और भारत ने इसको पूर्ण या स्थायी
जो है रेखा माना है। आगे देखते हैं मैगिनॉट। मैगिनॉट ये फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींची गई और ये फ्रांस की सीमा को जर्मनी व इटली से पृथक करती है। ध्यान रखिए, मैगिनॉट ये फ्रांस को जर्मनी और इटली से पृथक कर रही है। ऊपरी राइन नदी पर स्थित है ये और फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। फिर से सुन लीजिए, युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या, केन्या तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया झील बनाती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है रेड क्लिफ लाइन। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है 49वीं समानांतर रेखा। ध्यान रखिए, यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। सोवियत रूस को फिनलैंड से मैनर हीम रेखा, फिर से सुन लीजिए, मैनर हीम रेखा रूस को फिनलैंड से पृथक करती है। आगे देखते हैं, चलिए एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश व उनकी राजधानियां देख लेते हैं। फिलीपींस की मनीला, कंबोडिया की नहोम पेन, बहरीन की मनामा, श्रीलंका की यहाँ कोलंबो दिया हुआ है। ध्यान रख लीजिएगा, जयवर्धने है वर्तमान में, अभी चेंज हो गया है, जयवर्धने है अभी इसकी राजधानी, जयवर्धने श्रीलंका की। सऊदी अरब की रियाद है, सीरिया की दशमिक है, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग है, कजाकिस्तान की बिस्केक है, किर्गिस्तान की बिस्केक है, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, इजराइल की जेरूसलम है, दक्षिणी कोरिया की सियोल है और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। आगे देखते हैं ओस्निया के प्रमुख देश व उनकी राजधानियां। ओस्निया के फिजी की राजधानी सुआ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, माइक्रोनेशिया की राजधानी पॉलीकीर है। आगे देखते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश व उनकी राजधानियां। आयरलैंड की डबलिन है, बेलारूस की मिन्स्क है, डेनमार्क की कोपेनहेग है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, जर्मनी की बर्लिन है, फिनलैंड की हेलेंस्की है, पुर्तगाल की लिस्बन है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो पुर्तगाल की लिस्बन और नॉर्वे की ओस्लो। आगे देखते हैं कनाडा की राजधानी। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में और कैरेबियन सागरीय क्षेत्रों की। कनाडा की ओटावा, निकारागुआ की मानागुआ, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, क्यूबा की हवाना और होंडुरास की तेगुसिगल्पा, होंडुरास की तेगुसिगल्पा, यूएसए की वाशिंगटन डीसी। ब्राजील, अब दक्षिण अमेरिका के देख लेते हैं। ब्राजील की ब्रासिलिया, बोलीविया की लापाज, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर, इक्वेडोर की क्विटो और पेरू की लीमा। आगे देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। केन्या की नैरोबी, युगांडा की कंपाला, घाना की अक्रा, मिस्र की काहिरा, सोमालिया की मोगादिशु, तंजानिया की डोडोमा और जाम्बिया की लुसाका, सेशल्स की विक्टोरिया, दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन या प्रिटोरिया, बोत्सवाना की गोबोरोन। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एटलांटिस नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य सन सिटी स्थित है। अर्घानदाब नदी के तट पर कंधार शहर अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, अर्घानदाब नदी के तट पर स्थित कंधार शहर अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। पोडियोस नदी के तट पर निकोसिया, जो कि साइप्रस की राजधानी है, स्थित है। ओंटारियो झील के किनारे स्थित है कनाडा का हैमिल्टन एवं टोरंटो शहर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में से एक है ल्हासा, तिब्बत का विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम। विश्व के ऐसे देश जो अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। देख लेते हैं पक्षियों का महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका है। श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड। नहरों का शहर वेनिस, जो कि इटली में है।
और प्रातःकालीन स्थल कोरिया, झीलों की वाटिका फिनलैंड। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख शहर व राज्य, उनके भौगोलिक उपनाम। मुंबई को 7 टापुओं का नहर या भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, मंसूरी को पर्वतों की रानी और कोचिन को अरब सागर की रानी और पूर्व की वेनिस कहा जाता है। केरल को मसालों का बगीचा, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रमुख भौगोलिक उपनाम। नहरों का देश पाकिस्तान, 5 नदियों का भूमि पंजाब, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। भारत की नदियों के उपनाम। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड ये गंगा नदी को कहते हैं। आगे देखते हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन और जेरूसलम को जानते हैं। धूम्रनगर के नाम से शिकागो यूएसए को जानते हैं। स्वर्णद्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को शहर को स्वर्णद्वार का नगर कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया की संज्ञा बैकाल झील को दी गई है। यूरोप का तेल की राजधानी एडवर्डीन को कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नदियों का देश बांग्लादेश। प्रशांत महासागर। अब देखते हैं प्रमुख महासागर। प्रशांत महासागर का विस्तार 165.2 मिलियन वर्ग है। आर्कटिक का 106.4 मिलियन। हिंद महासागर का 73.6 मिलियन। आर्कटिक महासागर का 2.6 से 18.6 मिलियन के मध्य है। आगे देखते हैं तो इसी के हिसाब से आप इनका क्षेत्रफल भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ तो कौन बड़ा कौन छोटा है क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं ज्यामितीय वक्र। ये प्रीलिम्स में कुछ खास क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। इसमें आप इनकी स्थिति को देख लीजिए और समझ लीजिए कहाँ क्या है, इसको क्या कह रहे हैं। पॉज करके आप देख सकते हैं, कुछ है नहीं खास। अब देखते हैं सेम चीज यहाँ भी है। ये क्या है इधर देख लीजिए। यहाँ आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन खास नहीं बनते हैं। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है उसको हम डेटम रेखा कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है और 90 ईस्ट रीज ये हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान रखिए 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। हमारे उपग्रह में मृत जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीप और पर्वतीय हिमनदियों में स्थित है। तो फिर से सुन लीजिए, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में स्थित है। और महाद्वीपीय मग्न तट अब देख लेते हैं। सागर के नितल के 4 प्रमुख उच्चावच ये महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख सागर। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र पर फैला सागर खारे पानी की एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने वाले, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने वाले, साथ ही जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख सागर। इसमें आप इसको पॉज करके देख सकते हैं अवस्थिति किसकी कहां कहां है, कौन सा सागर कहां है, या पॉज करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष ध्यान रखिएगा, पूछे ही जाते हैं एग्जामों में। काला सागर की सीमा को स्पर्श करने वाले देश यूक्रेन, रूस उत्तर में, जॉर्जिया पूर्व में, तुर्की पश्चिम में और दक्षिण में बुल्गारिया व रोमानिया काला सागर की सीमा को बनाते हैं। अब देखते हैं कैस्पियन सागर से जुड़ने वाले कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान हैं। आगे देखते हैं टेरहेनियन सागर से सिसिली, इटली, सार्डिनिया और कोर्सिका इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अरल सागर ये मध्य एशिया में स्थित एक झील है और यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को स्पर्श करती है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर भूमध्य सागर है। वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है वो काला सागर कहलाता है। ध्यान रखिए, काला सागर को महाद्वीपीय समुद्र की संज्ञा दी जाती है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और ओजो सागर को काला सागर से जोड़ता है कर्च जलडमरू मध्य। फिर से सुन लीजिए, ओजो सागर को काला सागर से कर्च स्टेट जोड़ता है
और पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कानेरी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विस्वत धारा से घिरा हुआ सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर किससे किससे घिरा हुआ है, फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सारगैसो सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर से और पूर्व में कनारी धारा से और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक धारा से घिरा हुआ है सारगैसो सागर। आगे देखते हैं, अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, तो यहाँ पे इसकी विशिष्ट वनस्पतियों के कारण ये विशिष्ट है। आगे देखते हैं, लाल सागर उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का। ओएमटी का पूरा नाम है महासागर औसत तापमान। आगे देखते हैं, दक्षिण चीन सागर और विशिष्ट तथ्य। अवस्थिति चीन के दक्षिणी भाग में स्थित एक सीमांत सागर है। ये प्रमुख भाग ये प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। विस्तार इसका चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम में है। फिर से सुन लीजिए, दक्षिण चीन सागर का विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के साथ ही वियतनाम में है। अधिकतम गहराई इसकी 5016 मीटर है। आगे देखते हैं लवणता। तो समुद्री जल में लवणता सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड की होती है। सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है इसमें 77.8%। बाकी आप क्रम से देख सकते हैं, कुछ खास नहीं, बस एक याद रखिए सोडियम क्लोराइड। ज्यादा से ज्यादा दूसरा देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड। विश्व के प्रमुख सागर व झील देख लेते हैं। वान झील 330%, मृत सागर 268। ये पर थाउजेंड, डबल का मतलब होता है पर थाउजेंड। जैसे परसेंटेज हम लोग 100 में निकालते हैं ना, तो यहाँ पे पर थाउजेंड डबल पे है, तो इसका मतलब पर थाउजेंड है। ग्रेट साल्ट लेक में 220, लाल सागर में इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये देखिए सबसे ज्यादा किसका है, वान झील का, और दूसरे स्थान पर मृत सागर है 238। वान झील का याद रखिएगा 330। अब देखते हैं महासागरी धाराएं। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं। आगे देखते हैं महासागरी धारा की उत्पत्ति के कारक। पृथ्वी का परिभ्रमण, जिसको हम आवर्तन भी कह सकते हैं, तापमान में विभिन्नता, वर्षा का प्रभाव, वायुदाब तथा हवाएं और घनत्व में विभिन्नता, साथ ही वाष्पीकरण धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। आगे देखते हैं महासागरों की दिशा एवं परिवर्तन के कारक। तो महासागरों की दिशा तट की दिशा तथा आकार पर निर्भर करती है। साथ ही तलीय आकृतियां व मौसमी परिवर्तन और पृथ्वी का परिभ्रमण इसको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। अटलांटिक महासागर, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं उत्तरी विषुवत रेखा, कनारी धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, फ्लोरिडा की धारा और दक्षिण विषुवती रेखीय धारा। इसमें से आप छोड़ दीजिए, इनको ये छोड़ दीजिए, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, याद रखिए 5। ये अटलांटिक महासागर की। अच्छा हाँ, नॉर्वे की धारा और बेंगुएला की धारा, तो ध्यान रखिए बेंगुला की धारा और नॉर्वे की धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंगुला याद रखिएगा। प्रशांत महासागर की धाराएं देख लेते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, एल्यूशियन धारा, क्यूरोशियो की धारा, ओयोशियो की धारा, क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू व हम्बोल्ट की धारा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हिंद महासागर की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पछुआ पवन प्रवाह, विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक की धारा और अगुलहास की धारा। ये गर्म है, ये ठंडी है। ठंडी में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है और पछुआ पवन प्रवाह है। गर्म में विषुवत रेखीय धारा है, मोजाम्बिक की धारा और अगुलहास धारा। इसमें सबसे ज्यादा एक है अगुलहास, यही एक याद रखिएगा जरूर से जरूर, अगुलहास की धारा हिंद महासागर की। महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के समान मिलती है। चलिए उत्तरी प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त देखते हैं। मेरियाना गर्त, क्यूराइल, एल्यूशियन और जापान। ये उत्तरी प्रशांत महासागर के गर्त हैं, मेरियाना, क्यूराइल, एल्यूशियन और जापान। दक्षिणी प्रशांत महासागर के गर्त देखते हैं। टोंगा, कमडिक, आटाकामा और कर्मेडिक। फिर से सुन लीजिए, टोंगा, कमडिक, आटाकामा और कमडेक, ये प्रशांत महासागर के गर्त हैं। अटलांटिक महासागर के गर्त देख लीजिए। प्यूर्टो रिको,
ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सैंडविच गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक में, रोमांचे गर्त ये विश्वतीय अटलांटिक महासागर में। अब हिंद महासागर इसका जरूर याद रखिएगा, जावा गर्त, डायामेंटीना गर्त और सुंडा गर्त प्रमुख हैं। डायामेंटीना, सुंडा और जावा। जावा और सुंडा तो आपको याद रहेगा, ये डायामेंटीना याद रखिएगा, डायामेंटीना ये हिंद महासागर की धारा है, सॉरी गर्त है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना या चैलेंज गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। हिंद महासागर स्थित है, सबसे गहरा गर्त जावा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा गर्त है और महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है और जल लवणता प्रवणता को दर्शाती है हेलोक्लाइन रेखा। ध्यान रखिएगा, जल लवणता की प्रवणता को हेलोक्लाइन रेखा दर्शाती है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है असल झील में, जो कि 348 पर हजार है। 348 किसकी? असल झील। विश्व की नदियां देखते हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां को सभ्यता का पालन एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आदि भूमि कहा जाता है। यहाँ की दलजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया का सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी में सैंडो सभ्यता ने जन्म लिया था। तो चलिए देखते हैं इन नदियों को क्रमशः। यांगटीसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये इसका अपवाह क्षेत्र चीन में है। मुहाना इसका प्रशांत महासागर में है। अगला है साल्विन नदी, ये तिब्बत में है, इसका उद्गम स्थल मुहाना मर्तबान की खाड़ी में है, जो कि अंडमान में है, सागर में स्थित है। अब देखते हैं आमूर नदी, ये चीन व रूस की सीमा से होकर अपवाहित होती है। मुहाना इसका तारतार की खाड़ी प्रशांत महासागर में स्थित है। जर्मनी डेन्यूब नदी, उद्गम इसका जर्मनी में होता है और मुहाना इसका काला सागर में है। विशेषता क्या है? यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये डेन्यूब। अब देखते हैं टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी ये टारस पर्वत में इसका उद्गम होता है और ये तुर्की, सीरिया, इराक में प्रवाहित होती है। टिग्रिस नदी किससे? टर्की, सीरिया और इराक से। मुहाना इसका फारसी खाड़ी में स्थित है। राइन नदी देखते हैं, इसका उद्गम स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वार्डहॉर्न ग्लेशियर से होता है। मुहाना इसका उत्तरी सागर में स्थित है और तटीय शहर वान जर्मनी है इसका। विशेषता क्या है? यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी राइन नदी है। आगे देखते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। वोल्गो नदी या वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है और उद्गम क्षेत्र इसका वालदाय पहाड़ी है। मुहाना इसका कैस्पियन सागर है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां देखते हैं। कांगो नदी, इसका अन्य नाम है जायरे और लंबाई इसकी 4700 किलोमीटर है। विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है और कितना अपवाहित करती है जरूरी नहीं याद करना। आगे देखते हैं नाइजर नदी, इसका उद्गम है फोटा जलान पठार। मुहाना इसकी गिली की खाड़ी है। और आगे देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, तो ये जरूर याद रखिएगा। सेंट लॉरेंस, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, मिसिसिपी और मिसौरी, कोलोराडो। आगे देखते हैं नील नदी, ये विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां बताया जा रहा है। पहली है नील नदी, दूसरी अमेजन नदी, तीसरी यांगटीसी नदी, चौथी मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन नदी, पांचवी है येनेसी अंगारा सेलेगिन नदी। आगे देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। ईरान और इराक के मध्य सत अल अरब ये ईरान और इराक के मध्य सीमा निर्मित करती है। यालू उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य स्थित है। महाकाल ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित नदी है। भारत और म्यांमार के मध्य कालादान है। बेलारूस यूक्रेन के मध्य नीपर नदी है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ऑरेंज नदी। और कांगो नदी कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के मध्य है। और ड्यूरो नदी यह पुर्तगाल और स्पेन के मध्य है। ड्यूरो नदी पुर्तगाल और स्पेन के मध्य है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वह है लिम्पोपो। हिमानी झील इटास्का क्षेत्र है मिसिसिपी नदी का। म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है इरावदी नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजो सागर में गिरती है डॉन नदी। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजो सागर में डॉन नदी मिल जाती है। वह 2 नदियां जिनके परस्पर सम्मिलन से नील नदी का अभिवार्य हुआ है वह है श्वेत नील और नीली नील। श्वेत नील और नीली नील मिलकर नील नदी का निर्माण करती है।
वह नदी जो महासागर झीलों को अटलांटिक महासागरों से जोड़ती है वो है सेंट लॉरेंस नदी। ध्यान रखिए, वह नदी जो महासागर झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, मतलब वह नदी जो महान झीलों को अटलांटिक सागर से जोड़ती है उसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। ध्यान रखिएगा। ये ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा को निर्धारित करती है पराना नदी, ये तो पता ही होगा। ब्राजील और पराग्वे की सीमा को पराना नदी। नदियों के किनारे स्थित नगर, यूरोपीय नदियों के किनारे स्थित नगर। रोम ये टाइबर नदी के किनारे है, बर्लिन स्प्रिंग नदी के किनारे, पेरिस सेन नदी के किनारे, क्यू नेपर नदी के किनारे, रॉटरडम राइन नदी के किनारे। आगे देखते हैं, हनोई लाल नदी के किनारे। एशियाई नदियों के किनारे स्थित शहर देख लेते हैं। हनोई लाल नदी, यांगून इरावदी नदी, दिल्ली यमुना नदी, चटगांव कर्णफुली नदी, संघाई यांगसी यांग नदी, टोक्यो अराकाव नदी। अब उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप की नदियों को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है, न्यू अलियर्स ये मिसिसिपी नदी के किनारे है, ओटावा नदी के किनारे है। अब देखते हैं, फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में, बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, सर्वाधिक द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया में है, और कैरेबियन सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित वह द्वीप जो अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है उसे सेंट मार्टिन द्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ स्वान घाटी के तट को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है स्वान नदी के तट पर। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के तट पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है पोटोमैक नदी के तट पर। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर पे। आगे देखते हैं, द्वीप ऐसे स्थलखंड जो उनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ऐसे स्थलखंड जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है वो द्वीप कहलाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको पॉज करके कौन से द्वीप कहाँ हैं, एक बार जरूर ध्यान में रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में। चलिए देखते हैं, ग्रीनलैंड भौगोलिक स्थिति इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और विश्व का बृहत्तम द्वीप है। डेनमार्क के अधीन है ये और राजधानी इसकी नूक है और क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है। जापान द्वीप समूह सुदूर उत्तर में स्थित द्वीप होकोडो, जापान द्वीप में सबसे उत्तर में स्थित है होकोडो और मध्यवर्ती भाग में स्थित है होन्सु, और ये होन्सु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बिहार 66वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित सुकोकू और क्यूसू, दक्षिण पश्चिम में सुकोकू और क्यूसू। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया ब्रुनोई द्वीप समूह का विस्तार कहां कहां है, इंडोनेशिया मलेशिया और ब्रुनोई में। कालीमंतर जिस नदी का अंग है वो है बोर्नियो। विश्व के दूसरे तथा तीसरे सबसे बड़े द्वीप हैं क्रमशः न्यूगिनी और बोर्नियो। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यूगिनी और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बोर्नियो है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब देखते हैं झीलें और जलप्रपात। झीलें सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है और इस प्रकार झील स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जलपूर्ण गर्त होते हैं। आगे देखते हैं, सात महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील, सातों महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया की कैस्पियन महासागर, अफ्रीका की विक्टोरिया झील, ऑस्ट्रेलिया की आयर झील, यूरोप की लडोगा झील, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील, दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील और अंटार्कटिका की वोस्टोक झील। अब देखते हैं, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5 सबसे बड़ी झीलें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, हॉर्न और मिशिगन, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कैस्पियन है, उसके बाद सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर हॉर्न और फिर मिशिगन। थंडर वे कनाडा, सुपीरियर डुलुथ अमेरिका, सुपीरियर नदी के किनारे स्थित शहर है थंडर वे कनाडा में, डुलुथ संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओंटारियो टोरंटो और हैमिल्टन शहर इसके किनारे स्थित है। मिशिगन के किनारे शिकागो शहर है। ईरी टोलेडो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वेवलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका, बफेलो संयुक्त राज्य अमेरिका, हॉरून नदी किनारे लवास संयुक्त राज्य अमेरिका, कैसविले संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं, विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें। तो विश्व की सबसे गहरी झील 5 याद करने की जरूरत नहीं, आप पहली और दूसरी याद रखिए बस। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है
और दूसरे स्थान पे टांगानिका है। आपको पांचों याद करनी है तो पॉज करके याद कर लीजिए। विश्व की प्रमुख झीलें, यहां पे आप इसको पॉज करके झीलों की अवस्थिति को देख सकते हैं और आपको देखना भी चाहिए। जलीय आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी झीलें, कैस्पियन सागर नंबर 1 पे है, बैकाल दूसरे स्थान पे, टांगानिका तीसरे स्थान पे, सुपीरियर चौथे स्थान पे। ये जलीय आयतन की दृष्टि से है सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। चलिए, जलप्रपात, जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल स्थित क्लिफ में ऊपरी भाग में अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। आगे देखते हैं साल्टो एंजल जलप्रपात। विशेषता क्या है? विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, और ये वेनेजुएला में रियो करोनी नदी में स्थित है। ऊंचाई इसकी 979 मीटर है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा या फिंगर झील किसे कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी में स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं नहरें। विश्व के प्रमुख जलप्रपात यहां देख लेते हैं। रिबन जलप्रपात कैलिफोर्निया में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है, ब्राउनी न्यूजीलैंड। टुगोल जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, टुगोला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, टुगोला दक्षिण अफ्रीका। नहरें देख लेते हैं। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है ये, और इस सिनाई प्रायद्वीप मिस्र अफ्रीका में ये स्थित है। विशेषता इसकी क्या है? यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को किया गया था। लाभ इसको भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर से में कमी आ गई, दूरी में कमी आ गई 7000 किलोमीटर में। आगे देखते हैं कील नहर। ये जर्मनी और बाल्टिक सागर के उत्तरी भाग में स्थित है। जर्मनी के बाल्टिक सागर एवं उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तरी सागर नहर, ये जर्मनी में एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। बेलैंड नहर, ये कनाडा के ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं सू नहर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील एवं हारून झील के मध्य स्थित है। अल्बर्ट नहर, ये बेल्जियम में एंटवर्प एवं लीप के मध्य स्थित है। एंटवर्प एंड लीग के मध्य स्थित है अल्बर्ट नहर। कहां पे? बेल्जियम में। वोल्गा डॉन, ये रूस में स्थित है, स्टालिनग्राड एवं रोस्टोव के मध्य। वोल्गा डॉन, स्टालिनग्राड एंड रोस्टोव। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ना, ये पनामा देश का अधिकार क्षेत्र में है, और पनामा नहर अवस्थित है मध्य अमेरिका में। आगे देखते हैं न्यू वाटर वे नहर, जर्मनी में है, और ये उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के मध्य स्थित है। विश्व के प्रमुख बांध एक अवरोध है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। इस जलाशय के माध्यम से सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख बांध। आसवन बांध, ये मिस्र में स्थित है और नील नदी पे स्थित है। ग्रैंड कुरी बांध, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। करीबा बांध, ये जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के मध्य जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है। फिर से सुन लीजिए, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बनाया गया है। ओरीविले बांध, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फीदर नदी पर बनाया गया है। ओरीविले फीदर नदी। आगे देखते हैं इतेपू बांध, इसका निर्माण पराना नदी पर किया गया है। विश्व के कुछ प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण बांध बताना है, तो इसमें इतेपू बांध, ये पराना नदी पर है। हुबर बांध कोलोराडो नदी पर। जियाओवान, ये मेकॉन्ग नदी पर है। नुरेक बांध, ये बक्स नदी पर। कुरोबे बांध, ये कुरोबे नदी पर। अब देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इसमें गैसें, पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं वायुमंडल की स्थायी गैसें व उनका द्रव्यमान का प्रतिशत। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% होता है, ऑक्सीजन 20.95% होता है, अर्गन 0.93% होता है, अर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%, नियॉन 0.002%। इतना तक आपको याद रखना था। कार्बन डाइऑक्साइड तक तो आप जरूर याद रखिएगा, यहां तक पूछता है। उसके बाद आप देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। चक्रवात और उनके स्थानीय नाम देखते हैं। बिलीबिली को ऑस्ट्रेलिया में, चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं, और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में कहते हैं। टाइफून चीन में कहा जाता है। बागियो फिलीपींस में कहा जाता है। चक्रवात भारत में कहा जाता है, और टार्नेडो कैरेबियन सागर और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में कहा जाता है।
विश्व की प्रमुख पौने देख लेते हैं। आल्प्स पर्वत, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे फॉन गर्म हवा है। एड्रियाटिक तट, बोरा यहाँ की ठंडी हवा है। स्पेन एवं फ्रांस के मध्य मिस्ट्रेल बहती है जो कि ठंडी हवा है। मिस्र यहाँ पे खमसिन हवा बहती है जो कि गर्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक हवा है जो कि गर्म है। हबूब सूडान की ठंडी हवा है। और सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर तक सिराको जो कि गर्म हवा है। और इसे इटली में रुधिर वर्षा होती है, किससे? सहारा रेगिस्तान से। आगे देख, अगला है वायुमंडल की संरचना। इसकी संरचना देख लीजिए। क्षोभ मंडल, ये देखिए यहाँ 8 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, इसको 18 किलोमीटर कर लीजिए। ध्यान रखिए कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है, 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है। कितनी? 18 किलोमीटर। यहाँ 15 है तो 15 से 18 कर लीजिए। 50 किलोमीटर तक समताप रेखा होता है, ये समताप मंडल कहते हैं इसे। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्षोभ मंडल में विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक थी, लेकिन समताप मंडल में अब ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अधिक हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी। देख रहे हैं आप, समझ लीजिए ऐसे। और 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल और 80 से 640 किलोमीटर, यहां इसका 2 उपविभाजन हुआ है, एक आयन मंडल और एक बहिर्मंडल। अब देखते हैं क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल में और हाँ, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे तापमान घटता है और समताप मंडल में ऊपर जाने पे तापमान बढ़ता है। ध्यान रखिए, समताप मंडल में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओजोन है, यहाँ पे ओजोन गैसें पाई जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नगण्य हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे विमानन के लिए एक आदर्श परिस्थिति उत्पन्न होती है। और आगे देखते हैं मध्यमंडल में पुनः तापमान में घटोत्तरी होने लगती है, तापमान घटने लगता है। उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आयन मंडल में फिर से तापमान में वृद्धि होने लगती है आयनों के कारण, और आयन मंडल से यहाँ रेडियो तरंगें परावर्तित की जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे। क्षोभ मंडल परिभाषा, वायुमंडल की यह सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर या 8 से 15 किलोमीटर होती है। औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है इसकी। आगे देखते हैं क्षोभ मंडल की प्रमुख विशेषता। सामान्य ताप दर यहाँ पे 1000 मीटर पर 6.5 अंश सेंटीग्रेड घट जाता है और समस्त मौसमी घटनाएं यहीं पे होती हैं। साथ ही क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होती है। कोहरा, बादल, आंधी, तूफान, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं सब वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। साथ ही आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। वह वायुमंडलीय परत जिसका उपयोग दूर संचार प्रणाली में किया जाता है वो है आयन मंडल या आयन नोस्फीयर। आयन मंडल या आयन परत मुख्यतः अवस्थित है समताप मंडल में, ओजोन परत मुख्यतः स्थित है समताप मंडल में। वायुमंडल में स्थायी गैसों के उदाहरण हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं अर्गन। वायुमंडल की लंबवत संरचना में पाई जाने वाली निचली परत है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ओजोन परत देखते हैं, अवस्थिति इसकी समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है जो कि पृथ्वी पे नहीं आ पाती। सिरसा बादल क्या? सिरस बादल समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी बादल दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम सिरस बादल कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज क्या है? तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। अब समताप मंडल से संबंधित विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। व्यावसायिक जेटों या विमानों के उड़ान के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। यहाँ पे नगण्य मात्रा में मौसमी घटनाएं होती हैं। साथ ही वायु में जल की मात्रा यहाँ पे अत्यंत कम होती है। वायु पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है ये, और इसकी अवस्थिति क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के मध्य में होती है। विस्तार इसका क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर के तक होता है। आगे देखते हैं मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। विस्तार इसका धरातल से लगभग 5 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और ऊंचाई के साथ तापमान में यहाँ पे क्रमशः कमी आती जाती है। और मेसोपॉज मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं। और देखते हैं तापमंडल विस्तार मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडलीय भाग है ये। इसकी विशेषता क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान में यहाँ पुनः वृद्धि होने लगती है आयनों के कारण। और उपमंडल, इसका उपविभाजन किया गया है उपमंडल और बहिर्मंडल में। आगे देखते हैं
आयन मंडल, इसका विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है और आयन मंडल में विभिन्न परतें विद्यमान होती हैं। एक डी परत है, डी परत, ई परत, एफ जी परत। अब देख रहे हैं इनका क्या कार्य है। जो ई परत है वो न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ई परत जो है, ई परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और पृथ्वी पर भेजती है। एफ तथा जी परत आयन मंडल की प्रमुख परतों का उदाहरण है। नोट, एफ परतों को एप्लीटन, एफ परत को एप्लीटन परत भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, एफ परत एप्लीटन कहा जाता है उसको। विशेषताएं आयन मंडल की, यहाँ के उत्तरी प्रकाश मतलब अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस की प्रमुख घटनाएं हैं। यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जानी जाती है। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल का विस्तार वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में है और विशेषता क्या है, संचार उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी संचार उपग्रह होते हैं यहीं पे स्थापित किए जाते हैं। चलिए, इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, विश्व का भूगोल कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम भारत के भूगोल से मिलते हैं। चलिए, वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है और इसके कंटेंट को तैयार करने में हमें एक एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम रेगुलर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा सकें और जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो सके। इसके लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारी एनर्जी बढ़ सके और हम दुगनी एनर्जी और उत्साह के साथ आपके लिए कार्य कर सकें। नमस्कार।